कि PQ ये RS का पैरेलल है और ये दो मिरर्स हैं जो पैरेलली एक जगह रखा गया है। अब यहाँ पर देखिए एक रेज ऐसे पास कराया जाता है, ये रेज यहाँ से टच होकर फिर वापस बाउंस होता है, इस मिरर पे आता है और फिर इस मिरर से बाउंस होकर इस डायरेक्शन में ये ट्रैवल करता है। अब यहाँ पर आपको प्रूफ करना है कि AB जो है CD का पैरेलल है। अब यहाँ पर देखिए PQ RS का पैरेलल था, ये हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया। आपको इस चीज को प्रूफ करने के लिए कुछ कंस्ट्रक्शन करना है। अब मैं यहाँ पर कंस्ट्रक्शन कर देता हूँ। ये हमने यहाँ पर ऐसे कंस्ट्रक्शन कर दिया बिल्कुल 90 डिग्री पे, ये हमने BL दिया और यहाँ पर हमने दे दिया CM। अब आपको ये ध्यान रखना है कि हमने जो ये ड्रॉ किया यहाँ पर लिखना है ड्रॉ BL परपेंडिकुलर PQ। जो BL है ये PQ पे हमने परपेंडिकुलरली ड्रॉ किया है। और दूसरा हमारा है MC या तो CM परपेंडिकुलर RS पे परपेंडिकुलरली ड्रॉ किया है। अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि जब कभी भी पैरेलल लाइंस में आप अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो, दो लाइंस हैं और पैरेलल है और दोनों अपोजिट लाइंस में अगर आपने दो परपेंडिकुलर्स को ड्रॉ कर दिया तो वो लाइंस आपस में पैरेलल हो जाता है। जैसे सपोज मान लीजिए कि ये दो लाइंस हमारा पैरेलल था, अब हमने यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और फिर हमने यहाँ पर एक लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ किया बिल्कुल 90 डिग्री पे। तो जो ये लाइन है ये हमारा लाइन आपस में ये दोनों लाइंस पैरेलल हो जाएंगे। यहाँ पे प्रूफ हमें ये करना है कि AB जो है वो CD का पैरेलल है, ये हमें प्रूफ करना है। हमें प्रूफ करना है AB जो है CD का पैरेलल है। BL पैरेलल CM, BL और CM पैरेलल है। रीजन क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर्स ऑन पैरेलल लाइंस और ऑलवेज पैरेलल। ये दोनों लाइंस जो हमने परपेंडिकुलरली ड्रॉ किया था ये आपस में पैरेलल हो गया। अब आप इस एंगल को 1 से डिनोट कीजिए और इस एंगल को 2 से डिनोट कीजिए। इस एंगल को हम 3 से डिनोट करते हैं और इस एंगल को 4 से डिनोट करते हैं। यदि BL और ये हमारा CM पैरेलल हो, सपोज अगर ये BL हमने ऐसे ड्रॉ किया, ये हमारा BL है और ये हमारा CM है, ये CM को हमने ऐसे ड्रॉ किया और ये जो BC जो लाइन है ये इसे हम ट्रांसवर्सल मान लेंगे। तो हम क्या जानते हैं सर, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। रीजन लिखेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। जब दो लाइंस पैरेलल होते हैं तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होगा। इसीलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। इक्वेशन 1 मानिए और रीजन लिखिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अगर ये रेज है पास हो रहा है, हमने 8 क्लास में फिजिक्स में पढ़ा होगा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में आपने पढ़ा होगा कि कोई भी अगर मिरर है और मिरर से कोई भी लाइट रेज ऐसे टच किया मिरर के सरफेस को और फिर वापस बाउंस कर गया, इसे बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये जो यहाँ पर ये जो ड्रॉ किया हुआ है इसे बोलते हैं नॉर्मल लाइन। तो ये इंसिडेंट रे है और नॉर्मल लाइन के बीच एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं, और रिफ्लेक्टेड रे और ये नॉर्मल के बीच में एक एंगल बनता है जिसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के हिसाब से अगर आप देखोगे तो एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब यहाँ पर देखिएगा तो ये इंसिडेंट रे ये रिफ्लेक्टेड रे, बीच में से नॉर्मल मानते हैं तो एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल होगा। रीजन लिखेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब यहाँ पर लिख सकते हो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 और फिर एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। यहां पर भी तो ये इंसिडेंट रे इसे रिफ्रैक्टेड रे माने और ये नॉर्मल, तो ये इंसिडेंट एंगल और ये रिफ्रैक्टेड एंगल, तो यहां पर एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। इसे मानते हैं इक्वेशन 3 और इसे मानते हैं इक्वेशन 4। अब यहां पर देखिए यदि इक्वेशन 1, 2 और 3 पे जब आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको यहां पर क्या मिलता है कि सर आपस में सारे एंगल्स इक्वल हो जा रहे हैं। यहां पर देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। अब यहां पर देखिए 2 के इक्वल में 1 है, एंगल 2 के इक्वल में 1 है, तो यहां पर एंगल 1 भी तो लिख सकते हैं, यानी कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। अब यहां पर ध्यान दीजिए, अब इस 2 के इक्वल में एंगल 3 भी है, तो इस 2 के इक्वल में हमने 3 कर दिया और इस 3 के इक्वल में 4 भी है, तो यहां पर एंगल 4। यानी आप ये कह सकते हैं कि यहां पर ये कंक्लूजन निकला कि यहां पर आपस में सारे एंगल्स बराबर हैं, यानी 1, 2, 3, 4 सारे एंगल्स बराबर हो गए। इसीलिए आप यहां पर लिख सकते हो कि सर एंगल 1 और 2 को अगर आप ऐड करोगे, एंगल 1 और प्लस एंगल 2, अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, अगर इसे 5 मान लो 5 डिग्री, इसे 5 डिग्री, तो ऐड करेंगे तो 10 डिग्री बराबर। अब ये भी इन दोनों के इक्वल है, जब इसे आप 5
5 डिग्री माने थे, तो ये भी तो 5 डिग्री ही होगा, इसे भी तो हम 5 डिग्री ही कहेंगे, यानी इन दोनों को ऐड करने पर 10 डिग्री आ रहा है, तो इन दोनों को भी हम ऐड करते हैं तो 10 डिग्री आ रहा है। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, हमने कौन कौन से एंगल को जोड़ा, तब एंगल 1 और +2 आया, ये एंगल और ये एंगल, और इस एंगल्स को इकट्ठा आप एंगल ABC बोल सकते हैं, यानी कि ये पूरा एंगल, यानी इसे लिख दीजिए एंगल ABC इज इक्वल टू, अब एंगल 3 और एंगल 4 को ऐड किया तो ये टोटल एंगल आया, इस एंगल को लिख सकते हैं BCD, यानी कि एंगल BCD। आप ध्यान दीजिए यहाँ मेरे दोस्त, यहाँ पर आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करोगे तो मैं इस रेज को मैं ऐसे ड्रॉ करता हूँ, ये रेज ऐसे है, हमने ऐसे ड्रॉ किया। अब यहाँ पर देखिए ये A है, ये B है, सेम हमने ये AB को ड्रॉ किया, ये BC, ऐसे जो ये रेज आया हुआ है, और ये CD। आप ध्यान दीजिए ये पूरा इकट्ठा हमने 1 और 2 माना, ये और ये इकट्ठा हमने 3 और 4 माना। जब इन दोनों को आप इक्वेट करते हो तो ये देखिए ये दोनों इक्वल हो गया, और दोनों इक्वल हो गया तो हम कह सकते हैं ना कि ये दोनों एंगल्स अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, और जब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होंगे तो जायज सी बात है वो दोनों लाइंस पैरेलल होगा, या तो दो लाइंस पैरेलल हैं तो दो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आपस में इक्वल होंगे। यहाँ पर देखिए जब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हो गया तो हम कह सकते हैं कि AB जो है वो CD का पैरेलल है। इसीलिए इस स्टेप को मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इसीलिए हम यहाँ कह सकते हैं कि since एंगल ABC is equal to एंगल BCD, और जब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये दोनों इक्वल हैं तो इसीलिए हम लिख सकते हैं कि AB पैरेलल हो जाएगा CD का। दैट्स इट, बस हमें यही प्रूफ करना था और हमने प्रूफ कर दिया।